यह कहानी शुरू होती है एक आदमी और एक औरत के साथ, और ये दोनों आते हैं नदी किनारे। और ये आदमी है हमारा मेन कैरेक्टर डाजाई, और ये लड़की उसकी स्टूडेंट है। और ये दोनों ही नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए आए हैं। इसके बाद ये दोनों अपने हाथों में एक धागा बांध लेते हैं ताकि नदी के तेज बहाव से वो एक दूसरे से बिछड़ न जाए। और अब डाजाई कहता है अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से इनके सामने ट्रक आकर इन दोनों को ही उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद डाजाई इससे गाइड हो जाता है इन अनदर वर्ल्ड। डाजाई देखता है कि वो मरने के बाद बिल्कुल ही एक नई दुनिया में आ गया। लेकिन तभी एक एल्फ डाजाई से कहती है कि नहीं, ये मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। डाजाई पूछता है कि तुम कौन हो। वह लड़की बताती है कि दूसरी दुनिया से जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा जाता है मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम एनेट है और यह दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। और तभी डाजाई के सामने से एक ड्रैगन गुजरता है। इस दुनिया का नाम जाऊ है और यह अंधकार से घिरी हुई है, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया को बचाओ। यह बात सुन डाजाई पूछता है तो ये एक दूसरी दुनिया है जिसमें मैं मरने के बाद आया हूँ। गॉडेस कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि गॉडेस कुछ और कहती, वो देखती है कि डाजाई ने काफी सारी नींद की गोलियां खा ली जिससे अब वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे हील कर देती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर डाजाई कहता है मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। गॉडेस पूछती है आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो। डाजाई कहता है कि किसने कहा था कि मुझे चुनो। गॉड कहती है कि इस दुनिया में आकर तुम्हें एक नया मौका मिला है, यहाँ तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी डाजाई एनेट के पास आकर कहता है मेरी जिंदगी के होने वाले सबसे हसीन लम्हे को उस ट्रक ने बर्बाद कर दिया। आखिर तुम यह तय करने वाली कौन होती हो कि कोई अपनी जिंदगी से खुश था या नहीं। यह बात सुन एनेट सोचती है ये अपनी जिंदगी से इतना दुखी था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उस ट्रक को भेजकर इसे यहाँ बुला लिया। लेकिन फिर भी ये ऐसी बात कर रहा है, शायद अपने स्टेटस को देखने के बाद इसका इरादा बदल जाए, क्योंकि इस दुनिया में सबके पास सुपर पावर्स होती है लेकिन डाजाई बहुत कमजोर होता है। और एनेट के उसे हील करने के बाद भी डाजाई ठीक नहीं होता। यहाँ गॉडेस चेक करती है कि डाजाई के पास कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं, लेकिन उसके पास कोई एबिलिटी नहीं होती और उसके सारे स्टैट्स भी सिर्फ 1 होते हैं। डाजाई काफी कमजोर था, ऐसे में वो वहां से जाने लगता है। गॉडेस भी मान लेती है कि डाजाई को यहाँ लाना एक बेवकूफी थी। डाजाई कहता है कि अब की ना तुमने मेरी पसंद वाली बात, चाहे जिस भी दुनिया में मैं रहूं मैं हमेशा एक नाकाम आदमी ही रहूंगा। एनेट कहती है कि आज इधर ही रुको वरना बाहर जाते ही तुम मारे जाओगे। इस पर डाजाई वहां से जाते हुए कहता है कि मैं बस मरना चाहता हूँ। और अब डाजाई को देख एनेट सोचती है पहले ये काम अच्छा था लेकिन आजकल मुझे अपना काम ही पसंद नहीं आता। इसके बाद वो डाजाई को रोकते हुए कहती है कि कम से कम अपने लिए कोई प्रोफेशन ही चुनते जाओ। यह बात सुन डाजाई कहता है मेरा प्रोफेशन है कि मैं एक लेखक हूँ और यही मेरा काम है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जहाँ एनेट को डाजाई से प्यार होने लगता है। उस जगह से बाहर आने के बाद डाजाई अपने जाने के लिए एक रास्ता देखने लगता है और तभी अचानक से डाजाई को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बहुत से बड़े ट्री मॉन्स्टर एक कैट गर्ल को पकड़े हुए है और वो लड़की डाजाई से हेल्प मांगती है। लेकिन डाजाई उस लड़की को बस घूरे जा रहा था। लड़की कहती है मुझे घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। यह बात सुन डाजाई उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्री मॉन्स्टर डाजाई को भी पकड़ लेता है जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डाजाई उस लड़की से कहता है कि अब हम दोनों ही मरने वाले हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यह ट्री मॉन्स्टर दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को सोख लेता है जिससे वो लोग मर जाते हैं। और अब वह मॉन्स्टर डाजाई और उस लड़की की लाइफ फोर्स को सोखने लगता है और अपने मरने की खबर से डाजाई तो खुश होता है और वह सुकून से मर रहा था। डाजाई को देखो लड़की कहती है तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। लेकिन अगले ही पल हम ये देखते हैं कि वह ट्री मॉन्स्टर अचानक ही फट जाता है जिससे ये दोनों ही उसकी पकड़ से छूट जाते हैं और वह ट्री मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता यह कैसे हुआ। तभी एक आवाज डाजाई से कहती है कि आपके जहर से आपने एक ट्री मॉन्स्टर को हरा दिया। और यह बात सुन वो लड़की सोचती है कि इस आदमी ने अपनी लाइफ फोर्स की जगह उस ट्री मॉन्स्टर को जहर ट्रांसफर कर दिया। देखो यहाँ डाजाई सोचता है कि मैं हर बार मरने की कोशिश करता हूँ लेकिन मर नहीं पाता, बच जाता हूँ। ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों हो, तुमने मेरी जान बचाई है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इसके बाद वो डाजाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसका नाम पूछती है। उसमें डाजाई कहता है कि लोग मुझे टीचर कहकर बुलाते हैं। लेकिन तभी डाजाई की नजर अपने हाथ के धागे पर पड़ती है और उसे अपने लवर की याद आ जाती है। ऐसे में वो वहां से जाने लगता है। तो डाजाई को अब जिंदा रहने का एक रीजन मिल चुका है, इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढना, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसका प्यार भी इसी दुनिया में आया होगा। यहाँ डाजाई एक श्राइन में आता है जहाँ एनेट भी होती है। एनेट उस कैट गर्ल को डाजाई के साथ देखकर जेलस थी। लेकिन तभी डाजाई कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सैचान है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है। और ये बात सुन एनेट को सदमा ही लग जाता है, क्योंकि एक और लड़की जिसके बारे में डाजाई पूछ रहा है
इधर कैट गर्ल एनेट को डाजाई की पावर्स के बारे में बताती है, जिस पर एनेट को भरोसा ही नहीं होता। इधर डाजाई को एक कॉफिन मिलती है जो कि काफी आरामदायक थी। डाजाई उसमें सो जाता है। वाकई ये आदमी काफी अजीब है। इधर शाम के वक्त एक महल में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसकी आंखों में उदासी थी। अब यहाँ पर हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि कॉफिन को उठाकर डाजाई को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। अब कैसल भी आने वाला ही था। वहीं पर डाजाई सोच रहा होता है कि मैं सात-चैन के साथ जैसे ही मिलूंगा मैं उसके साथ सुसाइड कर लूंगा। और अब वो शहर आ चुके थे जहाँ डाजाई भी उस कॉफिन से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसल में सीधा किंग से मिलने के लिए जाएंगे। और अब अगले सीन में वो लोग किंग के पास आ जाते हैं और किंग का नाम था थॉमस और उनकी बेटी शार्लेट। किंग उन्हें रेस्ट करने को कहता है। देखो, जाने से पहले किंग बताता है कि डीमंस का आतंक बढ़ रहा है और मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा है, वो 2 नौजवानों का। इनमें से एक के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहता हूँ। इसलिए वो ट्रैवलर्स से पूछते हैं, मैं तुम्हारी एक एडवाइस लेना चाहूंगा कि गोमेज द फाइटर या फिर ओथ द लवर, इनमें से कौन किंग बनना चाहिए, यानी इन दोनों में से मेरी बेटी के लिए कौन परफेक्ट रहेगा। ऐसे में डाजाई कहता है, बताओ, तुम हमसे पूछ रहे हो, हमें क्या पता कौन बढ़िया है, तुम एक बकवास किंग हो। ये सुनकर अब किंग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं इधर वो लड़कियां राजा को समझाती हैं कि ये दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए वो यहाँ के तौर तरीके नहीं जानता, इसे माफ कर दीजिए। इस पर राजा उसे माफ कर देता है। अब रात हो जाती है पर डाजाई तो अभी भी सो नहीं पा रहा होता। इधर एनेट अब उसे कहती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, जिस पर वो कहता है कि मैं कभी भी जिंदगी में आराम से नहीं सोया हूँ। ये सुनने के बाद अब वो डाजाई से पूछती है कि ये सात-चैन कौन है। तभी अचानक से एनेट को उसी कैट गर्ल की पूंछ दिखाई देती है और अब वो कंबल उठाकर देखती है और देखती है कि वो लड़की डाजाई के पैरों में सो रही होती है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे उठा देती है। यहाँ डाजाई वहां से बाहर चला जाता है। वो अब जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि वहां तो प्रिंसेस खड़ी थी जो कि अब वहां पर लेक को देख रही होती है। प्रिंसेस अब कहने लगती है कि मैं इस खूबसूरत लेक को देख रही हूँ, जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, तुम अपने आप को ही मारना चाहते हो। तो डाजाई कहता कि मेरे से ज्यादा तो तुम परेशान लग रही हो। इस पर वो कहती है कि मैं गोमेज और ओतो के बीच मैं किसी को भी नहीं चुन पा रही हूँ। मिस्टर गोमेज को इस कैसल में आए हुए काफी ज्यादा समय हो गया है और वो ऑलरेडी हमारे सोल्जर्स में से काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। मेरे डैड को भी उसकी ताकत पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं शायद उसे चुनना चाहूंगी। पर ओतो तो मेरा बचपन का दोस्त है। जब भी मैं उदास होती थी तब वो मेरे लिए गाने लिखता था और उन्हें मुझे पास आकर गाता था। इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। अब ये सुन डाजाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी को उनके हिसाब से ढालने की कोशिश करी, पर मैंने उन लोगों को कभी नहीं सुना। इसीलिए तुम जो चाहो उसका सवाल खुद से पूछो। ये बोलकर डाजाई वहां से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग वापस से उन सभी को इकट्ठा कर लेता है। और अब वो कह रहे होते हैं कि शार्लेट ने डिसाइड कर लिया है कि फाइनली वो किससे शादी करेंगी। इधर वो डाजाई का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस पर्सन के साथ जाकर मरूंगी। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। प्रिंसेस कहती है कि वो ओतो तो सबके लिए गाना गाता है, मेरे अकेले के लिए नहीं, और वो गोमेज से मुझे बदबू आती है। वहीं पर किंग अब शार्लेट से कहने लगते हैं कि बेवकूफ मत बनो, अपने लिए एक हस्बैंड चुनो। तो शार्लेट अब गुस्सा हो जाती है और अब वो किंग से कहती है कि आप ही बेवकूफ हो, आप बिना मेरे ओपिनियन जाने मेरी शादी कैसे तय करवा सकते हो। इसलिए मैं तो अब शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अंत में कोई भी मेरी फीलिंग्स को नहीं जानता। डाजाई वो इंसान है जिसने मेरी ओपिनियन को पूछे और उनकी रिस्पेक्ट करी। ये सुनकर डाजाई कहता है, ओ ऐसी बात है, इसीलिए तुमने डिसाइड किया कि तुम शादी नहीं करोगी और मेरे साथ जाकर मरोगी। इधर गोमेज अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो एक बुल मॉन्स्टर होता है और वो शादी करके इस किंगडम को पाना चाहता था, बट उसका प्लान फेल हुआ, इसीलिए वो अब सबको मारेगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि गोमेज को रोकने के लिए अब वहाँ काफी सारे सोल्जर्स आते हैं, पर गोमेज उन सभी को काफी आराम से हरा देता है। इधर कैट गर्ल पर हुए वार की वजह से वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार थी। यहाँ वो ओतो का लेवल देखती है, बट उसके गाने की स्किल कोई काम की नहीं। इधर कैट गर्ल उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे चोट पहुंचाती है। इससे वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। तभी डाजाई अब उसे कहता है कि रोकने के लिए माफी देना, पर क्या तुम पहले मुझे और प्रिंसेस को मार सकते हो, क्योंकि हम दोनों मरना चाहते हैं। इधर गोमेज हंसने लगता है और अब वो डाजाई से कहता है, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ही मारूंगा। वहीं किंग और कैट गर्ल आगे आते हैं, पर वो टाइम पर पहुंच नहीं पाते। गोमेज अब उन लोगों को हिट करने ही वाला होता है, पर तभी प्रिंसेस अब सोचती है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो वो अब कहती है कि मैं नहीं मर सकती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। ये सुनकर डाजाई खुश होता है और अब उसे कहता है, तो ये वो चीज है जो तुम हमेशा से चाहती थी। और वो डाजाई को हिट करने ही वाला होता है, जिसे प्रिंसेस रोकने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी वहाँ एनेट आ जाती है। वो अब अपनी पावर का यूज करके डाजाई के सामने एक बैरल लगा देती है
अब वो डाजाई से कहने लगती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। हम लोग अब देखते हैं कि ये बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है जिसकी वजह से वो गोमेज के हॉर्न ही टूट जाते हैं, जो देखकर वो कैटगर्ल भी एनेट की तारीफ करती है। और अब वो सीधा जाकर गोमेज के ऊपर काफी जोर से हमला करती है, जिससे वो वहां की कैसल की दीवारें भी तोड़ता हुआ सीधा पानी के अंदर जाकर गिरता है। इधर किंग अपनी बेटी से माफी मांगता है, इस पर प्रिंसेस उन्हें माफ कर देती है। वहीं पर अब डाजाई थोड़ा दुखी रहता है, वो कहता है कि मैं तो मरने से फिर से फेल हो गया। अब अगले सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अब आकर रिपोर्ट देता है कि साउथ के गेट पर मॉन्स्टर दिखे हैं। शार्लेट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से रॉयल गार्ड्स को वहां भेजो, उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए। हम लोग किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे तुम सभी लोगों पर भरोसा है। जिस पर सभी लोग भी कहते हैं हाँ, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगी। तो हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि शार्लेट है अब उनकी एक नई क्वीन। इधर फिर डाजाई कॉफिन में सो जाता है, जिसे घसीट कर ले जाती हैं कैटगर्ल और एनेट। देखो अब इनका प्लान था कि तामा के गांव के बीच में एक श्राइन पड़ता है, शायद वहां से हमें 7 चांद की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये सुनकर तामा कहती है कि तुम आखिर डाजाई के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो। इस पर एनेट बताती है कि पहली बार किसी ने उसके काम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, तो वो अब डाजाई की हेल्प कर उसका एहसान चुकाना चाहती है। ये सुनकर तामा कहती है कि अगर 7 चांद डाजाई की लवर हुई तो तुम क्या करोगी। तो एनेट थोड़ा दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं भी वो चीज जानना चाहती हूँ। तो अब तामा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। इसके बाद अब तामा उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें टेम्पल में आने की अनुमति होगी, क्योंकि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, टेम्पल की हेड प्रीस्ट मेरी दोस्त है। तभी वहां पर एक क्रीचर आ जाता है, इसका नाम मेलोस है। वो डाजाई के सिर पर काट लेता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं। क्या एनेट उसे कहती है कि तुमने मेरा रेजिग्नेशन लेटर डिलीवर कर दिया ना। ये सुनकर मेलोस अपने मुंह से उसी रेजिग्नेशन लेटर को बाहर निकाल देता है, जो देखकर एनेट समझ जाती है कि उसने ये अभी तक डिलीवर नहीं किया। इधर मेलोस अचानक से डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है, जो देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो मेलोस वहां से भाग क्यों गया। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों के सामने एक ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर तामा और एनेट काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये एक ड्रैगन तो दुनिया को खत्म कर सकता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो कि उस ड्रैगन से कहती है कि रुक जाओ। इसके बाद वो ड्रैगन रुक जाता है। इधर उस लड़की को मालूम लग जाता है कि डाजाई दूसरी दुनिया से आया है। इस पर वो लड़की उन लोगों पर हमला कर देती है। इस लड़की के वार से वो सभी घायल हो जाते हैं। वो लड़की वापस से सामने आने लगती है, जो देखकर एनेट तामा से कहती है कि हम लोग कुछ भी हो जाए हमें डाजाई को बचा कर रखना है। तभी वो लड़की किसी ग्रेविटेशनल पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से तामा और एनेट हिल नहीं पा रहे होते। तभी अब एनेट को उस लड़की के गले पर एक मार्क दिखाई देता है, जो देखकर एनेट कहती है कि ये तो रैथफुल डीमन लॉर्ड है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अब उन लोगों पर हमला करके उन्हें खत्म करने वाली होती है। इस पर डाजाई आगे आकर अपने आप को उन दोनों के बदले उसे मारने को कहता है। ऐसा बोलने के बाद अब वो लड़की डाजाई के अंदर अपना हाथ डाल देती है, जिससे डाजाई काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इधर एनेट और तामा भी काफी ज्यादा थक कर गिर जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डाजाई अब अचानक से खड़ा हो जाता है और अब वो उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे स्टैब किया, ये देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर दुख है। एक बार मैं भी किसी को स्टैब करने वाला था, क्योंकि उस समय मुझे काफी ज्यादा हेट मिल रही थी और मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। तुम्हारे साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद डाजाई अब अपने हाथ को उसके गाल पर रख रहा होता है। वह अब उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा दुख भरी है, क्या तुम मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों है। ये सुनकर वो लड़की अब काफी ज्यादा डर जाती है और अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से चली जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर डाजाई क्या है। इधर मेलोस चटाई में बदलकर सभी को चर्च ले आता है। इस चर्च की प्रीस्ट ही एनेट की दोस्त थी और वो जल्दी से उन सभी की मदद करती है। अब सभी ठीक हो चुके थे। एनेट यूसा से 7 चांद के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। या यूसा एनेट से कहती है कि तुम दूसरी दुनिया वाले के साथ क्यों हो। पता है ना, उन लोगों को डिवाइन पावर्स मिली होती है जिन्हें गिफ्ट कहा जाता है। यूसा के लिए दूसरी दुनिया वाले आतंक का दूसरा नाम है, बट एनेट कहती है कि डाजाई ऐसा नहीं है। यूसा पूछती है डाजाई की क्या पावर्स है। इस पर एनेट कहती है डाजाई के पास कोई भी पावर नहीं है। इस बात से यूसा हैरान हो जाती है। इधर यूसा बताती है कि डीमन लॉर्ड को मार दिया गया है। इस पर एनेट चौंक जाती है। तभी वो बताती है कि हमने एक ड्रैगन को देखा। इधर हम एक ड्रैगन को देखते हैं। उसकी दहाड़ को सुनकर एक बंदा जो सिंहासन पर बैठा था वो उसे कहता है कि तुम कितनी भी दहाड़ मार लो, तुम्हारा मास्टर वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे संभाल लिया है, यानी खत्म कर दिया है। वहीं पर हमें पता चलता है कि वो लड़की वहां पर खड़ी थी। यहाँ तामा को भी पता चल जाता है कि डीमन लॉर्ड मर गया है, लेकिन उस दिन वो किस लड़की से मिले थे।
तो फिर डाजाई को यहाँ क्यों बुलाया गया है? अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर एनेट अब डाजाई के लिए काफ़ी बड़ा आर्मर खरीद लेती है और अपनी शॉपिंग करने चली जाती है। इधर यूसा आकर डाजाई से कहती है कि तुम दूसरी दुनिया से हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड एनेट से दोस्ती तोड़ दो। अब डाजाई उसे मना कर देता है और अब वो कहता है कि ये तो एनेट ही डिसाइड करेगी। इस पर यूसा कहती है क्योंकि तुम अदर वर्ल्डर हो। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अदर वर्ल्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अदर वर्ल्डर पर विश्वास नहीं करती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, एक वुल्फ पर बैठकर। वहाँ पर वो सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। इसका नाम है लॉर्ड सुजुकी, जो कि एक अदर वर्ल्डर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुजुकी आप सभी लोगों को बताता है कि अदर वर्ल्डर्स के ग्रुप ने रैथफुल डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, अब तुम्हारे वर्ल्ड में शांति आ गई है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुजुकी कहता है आज से एक नया एरा शुरू होता है, जहाँ पर हम सभी अदर वर्ल्डर्स इस दुनिया को रूल करेंगे। इस एरा को ग्रेट हीरो एरा कहा जाएगा। यहाँ के राजा हैं सुजुकी, सभी इनके सामने सर झुकाओ। इधर यहाँ एनेट और यूसा आ जाते हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले ही इस मोटे की बेइज्जती कर दी थी। वो ये बात सुजुकी को बता देता है। ऐसे में गुस्सा होकर सुजुकी एनेट को अपने मैजिक से एक केज में बंद कर देता है। देखो, सुजुकी अपनी पावर से किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है और वो यहाँ तामा को भी अपना गुलाम बना लेता है। इधर यूसा आकर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो वहाँ खड़े सभी लोगों पर हमला कर देता है। वो यूसा से कहने लगता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारे चर्च को अपने कैसल के तौर पर यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर तामा डाजाई पर हमला कर देती है, बट डाजाई अपने कवच के कारण से बच जाता है एंड तामा भी। सुजुकी अपनी पावर को यूज अपने खुद के सेल्फ डिजायर के लिए कर रहा होता है, और तो और वो इतना लालची हो गया है कि उसे रोकना नामुमकिन है। उसने अपने आप को कंट्रोल भी खो दिया है। जब स्टार्टिंग में वो इस दुनिया में आया था तब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पहले वो काफी ज्यादा शांत आदमी था। ये बात डाजाई जैसे ही सुनता है वो अब काफी शौक हो जाता है और अब वो उस चीज को अपनी डायरी में लिखने लगता है और वो कहने लगता है कि वो लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसने तो मेरी सेंसिटिविटी को एक्साइट कर दिया है। इस पर डाजाई उसके पीछे जाता है। डाजाई वहां से जा रहा होता है, तभी यूसा उसे कहती है कि तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। तो डाजाई अब कहता है कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मैं फाइनली अपने मास्टरपीस को लिख पाऊंगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी यूसा उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग चर्च में आ जाते हैं, या यूसा उसे संभल कर रहने को कहती है। ऐसे में डाजाई एक शहर की बोतल निकाल के खुद पी लेता है एंड मिलता है सुजुकी से। वहां जाकर डाजाई कहता है कि मैं तुम पर कुछ लिखना चाहता हूँ कि कैसे एक अदर वर्ल्डर अपनी पावर का गलत यूज करता है, जो अब पावर्स को डिजर्व भी नहीं करता। ये सुनकर सुजुकी गुस्सा हो जाता है और अपने पैट्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। इधर यूसा सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, सिवाय एक की, जो कि उसकी छड़ी को पकड़ लेता है। इधर डाजाई पर भी हमला होता है, बट मेलोस उसी का आर्मर पहनकर डाजाई को बचा लेता है। इस आर्मर से डिफ्लेक्ट हुई पावर सुजुकी के पैट्स को जलाकर मार देती है। इधर सुजुकी कहता है कि डरो मत, अभी भी हमारा नंबर 1 पैट बचा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा सा पैट ग्रेट वुल्फ होता है और अब वो आते ही सीधा डाजाई पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो वुल्फ डाजाई पर जैसे ही काटता है वो पॉइजन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उस वुल्फ को 600 का डैमेज पड़ता है और अब वो वुल्फ भी मर जाता है। वहीं पर अब यूसा भी समझ जाती है कि डाजाई ने अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को फ्यूज कर दिया। वो अब कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे हील कर देती है। वहीं पर इधर सुजुकी अपने गुलाम एनेट को उन पर हमला करने को कहता है, पर वो एनेट को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। सुजुकी कहता है एक बार मेरी पावर किसी को लग जाए तो उससे मेरा कहना मानना ही पड़ता है। डाजाई कहता है ये तो एनेट ही डिसाइड करेगी। डाजाई अब सीधा एनेट के चाकू के सामने आ जाता है और अब उससे कहता है कि मुझे पता है तुम एक ऐसी बर्ड नहीं हो जो कि पिंजरे के अंदर रहो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनेट अपने आप को काफी ज्यादा संभालने की कोशिश करती है। आखिर में वो अपने आप को चोट पहुंचाकर सुजुकी के जाल से बाहर आ जाती है। एनेट को भी अब होश आ जाता है, जो देखकर डाजाई यूसा से कहता है कि तुम इसे हील कर दो। तो यूसा भी एनेट को हील करने लगती है और अब वो डाजाई की वही बात याद करती है जहाँ पर डाजाई ने कहा था कि जितना तुम सोचती हो एनेट उतनी कमजोर नहीं है। वहीं पर अब सुजुकी को दिखाया जाता है जिससे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी ओवर पावर स्किल अब फेल हो गई है। वो अब इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके सामने वही जो चाकू पड़ा था वो उठा लेता है और अब वो चाकू से वो अपने आप को ही मारने वाला होता है। पर तभी वहां पर डाजाई आता है और वो उस चाकू को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अपने आप को मत मारो, अभी मैंने तुम्हारे ऊपर बुक भी नहीं लिखी है, तो जब तक तुम्हारे ऊपर मैं स्टोरी खत्म ना कर दूं तब तक तुम मर नहीं सकते। चलो मुझे अब अपनी कहानी बताओ। इसके बाद हम लोग उसका पास्ट देखते हैं। सुजुकी को हमेशा से बोली किया गया, स्कूल हो या उसका घर, उसके लिए जीना मुश्किल था। उसने मरने की कोशिश करी पर वो मर नहीं पाया।
एक दिन एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और वो यहाँ आ गया। एंड फिर एनेट ने उसे रास्ता दिखाया। इधर बुलाया तो उसे दुनिया को बचाने के लिए था, पर उसके साथ हुई घटना उसे यहाँ भी तंग कर रही थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। सारी बात दाजाई लिख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी स्टोरी में दूसरी दुनिया में आकर बिना तुम हीरो नहीं बन पाए और ना ही एक विलन, इसीलिए तुम्हारी कहानी का नाम नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड है। ऐसा बोलने के बाद वो खून से ही ऐसी चीजों को लिख लेता है और तभी हम लोग देखते हैं कि दाजाई की डायरी होती है वो ग्लो करने लगती है। उसकी बुक के पेजेस सुजुकी के चारों ओर घूमने लगते हैं। ये एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है जिसे दाजाई उसे अपनी दुनिया में वापस भेज देता है। इसे देख यूसा एंड एनेट शॉक हो जाते हैं। दाजाई के पास पावर आ चुकी थी। एनेट उसे देखती है कि दाजाई के पास पहले कोई भी पावर्स नहीं थी, पर अब ये सुनकर यूसा सोचती है कि शायद दाजाई के पास एक ऐसी स्पेशल स्किल है जो कि सिर्फ अदर वर्ल्डर्स के ही अगेंस्ट एक्टिवेट होती है। इसका मतलब दाजाई है इस दुनिया में दूसरे अदर वर्ल्डर्स से लड़ने के लिए आया है। तभी दाजाई वहाँ पर गिर जाता है और वो कहने लगता है कि मैं फिर से मास्टरपीस लिखने में फेल हो गया। मैं कभी ऐसे पर्सन को ढूंढ पाऊंगा जो कि मेरी सेंसिटिविटी को एक्साइट करेगा। अब चर्च में यूसा फाइनली एनेट से कहती है कि तुम अब से दाजाई की हेल्प करना, क्योंकि उसका पक्का इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो वहां से चले जाते हैं। इधर सुजुकी फाइनली अच्छी लाइफ शुरू कर देता है। अब हम एक चर्च में काफी सारे प्रीस्ट की मीटिंग देखते हैं। वहाँ के हेड प्रीस्ट उन्हें एनेट की जगह आई नई प्रीस्ट से मिलवाते हैं। यहाँ सभी अपने अपने रीजन के परेशानी के बारे में बताते हैं। वहीं हेड प्रीस्ट उन्हें यहाँ एक अदर वर्ल्डर के बारे में कुछ बताना चाहते थे। मैंने तुम सभी लोगों को अदर वर्ल्डर्स के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है। वो सभी लोगों से कहते हैं कि मैंने तुम सभी लोगों को मैसेज देकर बताया था कि अदर वर्ल्डर्स के ग्रुप रेथफुल डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। इस वजह से पॉपे ने डिसाइड किया है कि वो मैजिक सर्कल को सील करेंगे, जिससे कि और कोई भी अदर वर्ल्डर्स ना समन हो पाए इस दुनिया के अंदर। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि डार्क लॉर्ड के साथ उन लोगों की बैटल खत्म हो गई है। वो लोग अब इसलिए भी खुश होते हैं क्योंकि अब उन लोगों को अदर वर्ल्डर्स का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। तभी मिलर अब उन लोगों को बताता है कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है, जिस अदर वर्ल्डर ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया है वही अदर वर्ल्डर्स कह रहे हैं कि वो लोग डार्क लॉर्ड की लैंड को क्लेम कर लेंगे और वो लोग वहाँ के नए रूलर बनेंगे, जो सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं पर सब मिलर से कहते हैं रिसेंटली पॉपे को उन 7 अदर वर्ल्डर्स की तरफ से वॉर का डिक्लेरेशन मिला है। उन सभी लोगों का कहना है कि वो लोग हमारी पूरी दुनिया को बदल देंगे और वो लोग इस दुनिया को अपने तरीके से चलाएंगे। ये सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पॉपे ने क्या कहा इस बारे में। तो मिलर कहते हैं कि पॉपे ने काफी ज्यादा परेशानी में है। पॉपे को लगता है कि वो अदर वर्ल्डर्स हैं, वो एंजल्स हैं जिन्हें भेजा गया है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। पॉपे उन सभी को प्यार करते थे जिन्हें पॉपे पसंद करते थे। उन सभी लोगों ने पॉपे को धोखा दिया। ये एक वॉर डिक्लेरेशन है। जिन 7 एंजल्स ने हमारी दुनिया को बचाया वो सभी लोग अब एंजल्स बन गए हैं और इस दुनिया को थ्रेट दे रहे हैं। हम लोगों को भी बाकी के फैले हुए इवल अदर वर्ल्डर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो भी अलग अलग रीजन्स में जाकर काफी ज्यादा क्योस मचा रहे हैं। हम लोगों को उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिलर अब सभी से कहता है कि इस दुनिया का अब एक नया एरा शुरू हो चुका है और ये हमारा मिशन है कि हम सभी डिफिकल्टीज को पूरा करें और इस दुनिया में शांति लाएं। तो वल्फ कहने लगता है कि वो जो अदर वर्ल्डर है वो डार्क लॉर्ड की बेटी के साथ भी मिल चुके हैं। अगर वो सभी एक साथ काम करेंगे तो वो लोग तो डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आखिर इतने पावरफुल लोगों से हम कैसे लड़ पाएंगे। वहीं पर ये सब बात यूसा सुन रही होती है और अब उसे दाजाई की वही पावर याद आती है। अब यूसा सभी से कहती है कि वो अदर वर्ल्डर्स को हराने का तरीका जानती है, कि वो एक हाल फिलहाल ही ऐसे अदर वर्ल्डर्स से मिली है जो कि अपनी पावर का यूज करके अदर वर्ल्डर्स को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ऐसी पावर भी एग्जिस्ट करती है। इधर एक प्रीस्ट आकर दाजाई का पता पूछता है और अब अगले सीन में हम लोग डीमन लॉर्ड के कैसल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो एक गाना गुनगुना रही होती है, जो देखकर एक बंदा कहता है कि क्या तुम अपने लवर को याद कर रही हो। अब वो ये बताता है कि जो हमारी साथी है वो अलग अलग लैंड्स के अंदर चले गए हैं, पर हम लोग यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर ये दुनिया में हमारे लिए क्या है। अगले सीन में हम लोग टामा और एनेट को देखते हैं जो कि दाजाई को लेकर अब एक विलेज में आ जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात भर यहीं रुकेंगे। यहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जो कि उन्हें हीरो इंट्रोडक्शन सर्विस के बारे में बताता है। इसमें अदर वर्ल्डर्स को पार्टी के साथ भेजा जाता है और वो अदर वर्ल्डर्स काफी स्किल्ड होते हैं और वो तुम्हारी जर्नी को सेफ रखने में भी मदद करते हैं। इधर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक अदर वर्ल्डर प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करेगा, जिससे कि तुम अपनी जर्नी को अच्छे से कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें मुझे 40,000 पैसे देने होंगे। जो सुनकर टामा कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वहीं अब एनेट 40,000 पैसे निकाल कर उस लड़के को दे देती है और कहती है कि दाजाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो लड़का भी कहने लगता है कि जिंदगी प्राइसलेस होती है,
इस मरे हुए आदमी को एक हीरो जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तभी डाजाई अब कॉफिन से बाहर आ जाता है और वो उसे कहता है कि माफ करना, मैं जिंदा हूँ। जो देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है पर वो लड़का नहीं आता। एक लेडी बताती है कि उसका नाम निर है और वो लोगों के पैसे लेकर उन्हें ठगता है। उसके पास कोई हीरो वीरो नहीं है। एक्चुअली निर के पेरेंट्स नहीं है, वो अकेला बच्चा है। काम के नाम पर वो लोगों को ठगता है। मुझे उसके बारे में दया आती है क्योंकि जिन हीरोज के बारे में वो बात करता है वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। निर को लगता है कि हीरोज ग्रेट पर्सन होते हैं। अगर सही में ऐसे ग्रेट पर्सन होते हैं तो वो आकर निर को बचा क्यों नहीं लेते? वो कब तक निर को ये सब करने देंगे? इधर यहाँ निर अकेला बैठा था, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। निर गुस्सा होकर कहता है, मेरे अदर वर्ल्डर्स दोस्त हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। जो सुनकर वो सभी गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और उससे कहते हैं, तुम हमारा नाम लेकर लोगों को ठगते हो तो आज तुम्हें हम नर्क पहुंचा ही देंगे। ये सब सुनकर निर सोचने लगता है कि क्या ये लोग वही हीरोज हैं जो कि हमारी दुनिया को बचाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि वो गुंडा निर को मारने ही वाला होता है, पर तभी अब अचानक से वहाँ पर डाजाई आ जाता है जो कि उस बंदे के हाथ को साइड में करके उसका निशाना बदल देता है। वो निशाना जाकर सीधा उसी के साथी को लग जाता है। डाजाई कहता है, एक तो अपने आप को हीरो कहते हो और झूठ बोलते हो, इसीलिए ऐसे बच्चे तुम्हें देखकर झूठ बोलना सीख जाते हैं। इधर वो बंदा गुस्सा होकर अपनी पावर का यूज करके डाजाई को एनालाइज करने लगता है और अब उसे पता चलता है कि डाजाई भी एक अदर वर्ल्डर है। अब अपने साथियों को भी बताता है, जो सुनकर सभी डर जाते हैं। पर तभी वो बंदा डाजाई की पावर्स को देखता है। उसे पता चलता है कि डाजाई की एचपी तो सिर्फ 1 है और ऊपर से वो पॉइजन भी है। ये देखकर सभी कहते हैं कि हम तो सब फालतू में ही डर गए, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर डाजाई अब सीधा उसी के पास आने लगता है। वहीं पर अब वही वाला गुंडा एनालाइज करता है और देखता है कि डाजाई की जो एचपी है वो बढ़ने लग जाती है। वो कहता है कि शायद से ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन एक्साइटेड हो गया है। डाजाई अब उस गुंडे से कहने लगता है कि तुम अपनी पावर से क्या मुझे शूट करोगे? अगर ऐसी बात है तो सीधे मेरे यहाँ दिल पे ही मारना। ये सुनकर सभी गुंडे डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ठरकी है, जहाँ से भागो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर अब डाजाई भी कहने लगता है कि अंत तक ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद निर अब डाजाई से कहता है कि क्या तुम एक हीरो हो? जिस पर डाजाई कहता है नहीं, बस हाँ तुम झूठ बोलना छोड़ दो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर अगले दिन निर अपने आप को वॉरियर बता के उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब वॉरियर होने के नाते तामा कॉफिन खींचने का काम निर पे छोड़ देती है और वो सभी अब आ जाते हैं तामा के होम टाउन। तामा शो ऑफ करने के लिए आगे जाती है, जिसकी वजह से सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है। इधर तामा को उनके साथ नहीं रखा जाता। वह डाजाई को अपने एग्जीक्यूशन को लेकर काफी खुश था, बट निर पिन से उस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन तभी गार्ड्स आकर उन्हें बांध करके राजा के पास ले जाते हैं। इधर किंग कहता है कि तुमने हमारी किंगडम की प्रिंसेस बेटिल्डा को किडनैप किया, इसलिए तुम लोगों को मरना होगा। तभी एनेट कहती है कि हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टामा आ जाती है, जो कि किंग से कहती है कि फादर, मैंने कहा ना कि इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया था। कितनी बार मैं आपको बताऊं, मैं बस अलग अलग नेशंस में घूम रही थी अपनी मार्शल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और तभी मैं इन लोगों से मिली। ये सुनकर एनेट भी टामा से कहती है, हाँ प्रिंसेस आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो टामा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे नॉर्मल ट्रीट करो, प्रिंसेस मत कहो। इसके बाद अब अपने फादर से वो कहती है कि इन लोगों को अभी के अभी छोड़ दो। तो किंग कहते हैं कि अगर मैं जो तुम्हें करने को कहूंगा अगर तुम वो करती हो तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा, और वो कंडीशन ये है कि तुम कसम खाओ कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और कहीं भी नहीं जाओगी और एक प्रिंसेस की तरह एक्ट करोगी जैसे कि तुम्हारी मदर करती थी। और अब वो किंग से कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहती है कि माफ करना, लेकिन हमारी जर्नी यहीं खत्म होती है, शुक्रिया हर चीज के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं पर अब ब्राइड उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अब फ्री हो जाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। वहीं पर डाजाई है, वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उन लोगों को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। पर तभी निर कहता है कि मैं तो काफी हैरान हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टामा इस नेशन की प्रिंसेस है। इधर फेने नाम की औरत यहाँ आके उनके पास आती है एंड उन्हें मटिल्डा के पास्ट के बारे में बताती है। इधर यहाँ महल में तामा खिड़की के बाहर एक आदमी को देखती है जो महल को तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। ये बंदा एक हीरो था, यानी कि एंजल, जो यहाँ एक डैमी लड़की को खाने आया था। इसका नाम काईबारा है। इधर सोल्जर्स काईबारा पर हमला कर देते हैं, पर तभी काईबारा अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी लोगों को एक ही बारी में खा लेता है। उनको खाने के बाद अब वो कहने लगता है कि इन लोगों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो लोग मुझे ग्लूटन इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं हमेशा खाता रहता हूँ। मुझे इस तरीके की डिस्गस्टिंग मीट नहीं चाहिए, मुझे लड़कियां चाहिए। ये सुनकर और भी सोल्जर्स आगे आ रहे होते हैं, पर तभी किंग उन्हें रोक देता है और खुद लड़ने के लिए आगे आ जाता है। इधर उनकी फाइट होती है, पर किंग अभी काफी बड़े पत्थर को उठाकर एक सीड की तरह यूज करते हैं जिससे कि वो उस हमले से बच जाते हैं।
पर फिर वो काईबारा के पास काफी जल्दी से पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर एक थंडरबोल्ट का यूज करते हैं, जिससे कि काईबारा अब चिल्लाने लगता है। पर तभी अचानक से वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं तो बस एक मजाक कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से हमला करता है, जिससे किंग पीछे हो जाता है। किंग अब हैरान होकर काईबारा से कहते हैं कि तुम मेरे हमले से बच कैसे गए, जिस पर वो कहता है क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि मैंने कल ही काफी सारे गोलम्स को खाया है। ये सुन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किंग अब उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। इधर काईबारा भी तैयार था, लेकिन उनके बीच तामा आ जाती है, जिसे देख काईबारा काफी खुश होता है। इधर तामा भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके फादर उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम लियोन की जगह कभी भी नहीं ले सकती, जो सुनकर तामा काफी शौक हो जाती है। अगले सीन में हम लोगों को फेने को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को बता रही होती है कि तामा का एक जुड़वा भाई हुआ करता था, जिसका नाम लियोन था। लियोन वेलिएंट था, जो आगे जाकर किंगडम का किंग बनने वाला था। और तामा भी काफी दयालु थी। नेशन के सभी लोगों को लगने लगा था कि अगर ये दोनों यहीं पर रहेंगे तो नेशन में शांति हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। पर आज से 10 साल पहले एक तूफान आया और लियोन की माँ वहां से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से लियोन और लियोन की मॉम मर गई। इस वजह से किंग काफी ज्यादा समय तक उदास रहे। ये चीज तामा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने फेने को बोलकर अपने बालों को कटवा लिया, जिससे कि वो लियोन की तरह दिख सके और लियोन की जगह ले सके, जिससे कि उसके फादर को चिंता ना हो। पर तामा ने जैसा सोचा उसका ऑपोजिट ही हुआ। इन सभी की वजह से उन दोनों के बीच में दरार और बढ़ गई। वापस में महल में आते हैं और अब यहाँ काईबारा के ऊपर हमला करने के लिए वो चली जाती है। पर तभी काईबारा भी अपनी पावर का यूज करता हुआ टामा को खाने ही वाला होता है, जो देखकर जल्दी से किंग वहां पर आ जाते हैं और टामा को धक्का मार के खुद सामने आ जाते हैं। इधर किंग को अपने हाथ को गंवाना पड़ता है। ये देखकर टामा वापस से गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर ब्रायड आ जाता है, जो कि जल्दी से टामा को बेहोश करके वहां से ले जाता है। इधर काईबारा किंग को खाने की बात करता है। इधर ब्रायड तामा को फेने के पास ले आता है, क्योंकि दाजाई वगैरह देख लेते हैं। अब बाहर उन लोगों के सामने किंग काफी ज्यादा बुरी हालत में आता है। उसे काईबारा ने बांध रखा था। वो लोगों से कहता है, आज से मैं तुम्हारा नया राजा हूँ, इसलिए मैं रोज एक लड़की या बच्चा खाऊंगा। ये सुनने के बाद शहर में एक बंदा होता है, जो कि अब उसके सामने पत्थर मारने लगता है और कहता है कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये सुनते ही काईबारा अपनी पावर का यूज करके सीधा उसे खा लेता है। यहाँ सभी डर जाते हैं, पर काईबारा ने चारों तरफ अपने डीमंस को बिछा रखा था, इसी वजह से वो भाग नहीं पाते। या टामा को अपनी मॉम की याद आती है। इधर बाहर के हालात देखकर टामा गुस्सा हो जाती है और वो उस अदर वर्ल्डर से लड़ने के लिए जा रही होती है। पर तभी एनेट उसे कहती है, मुझे वो खतरनाक एक्सीडेंट याद आ गया जहां पर 10 साल पहले एक फैमिली के 2 मेंबर मारे गए। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था टामा कि वो तुम्हारे मदर एंड भाई थे। मैंने सुना था कि वो न्यूज़ सुनने के बाद सारे शहर के जितने भी सिटीजन्स थे वो रोने लग गए। तुम इस नेशन की प्रिंसेस हो, तुम्हें अपने आप को इस खतरे में नहीं डालना चाहिए। इधर वो सभी राजा को बचाने चले जाते हैं। अब वो लोग सीधा आ जाते हैं काईबारा से मिलने के लिए। वहीं पर वो लोग गेट पर देखते हैं कि कुछ ओगर खड़े थे। वो ओगर उन लोगों से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर आएगा उन्हें मार दिया जाए। ये सुनकर एनेट तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी डाजाई सामने आता है। वो ओगर से कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर मरने ही आए हैं, हमें खा लो। और ये सुनकर एनेट और नील सोचने लगते हैं कि आखिर डाजाई क्या बोल रहा है। तभी डाजाई उन लोगों से कहता है कि नए राजा का स्पीच सुनकर मैं काफी ज्यादा हिल गया हूँ। मैं अब लगातार डेथ के बारे में सोच रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं मरूं कैसे। जाओ और जाकर किंग को बता दो कि मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने खुद ही तो कहा था कि जो भी मरना चाहता है मेरे कैसल में आ जाए, तो मैं मरने आया हूँ। ये सुनकर वो सारे ओगर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, जो देखकर एनेट रोने लगती है और कहती है कि हम लोग तो फिर से जेल में आ गए। दाजाई है जो कि आराम से लेटा रहता है। वो एनेट से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मरना काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, अभी उन सब का समय नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब वो निर की टोपी को उठाकर उसी तार को बाहर निकाल लेता है और अब वो निर से कहता है कि इसका यूज करके गेट को खोलो। इधर तामा भी घर से भाग चुकी थी। अब अगले सीन में हम लोग काईबारा को देखते हैं, जो कि काफी आराम से बैठा होता है। पर तभी अब उसके पास वही ओगर आते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि एक अजीब सा इंसान आया है जो कि अपने आप को ही मरवाना चाहता है। पर तभी अब अचानक से उस ओगर के पीछे से हमला हो जाता है और वो ओगर उड़ता हुआ सीधा काईबारा के ऊपर जाकर गिरता है। हम लोग देखते हैं कि उस दूसरे ओगर के ऊपर भी हमला हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि ओगर्स के ऊपर हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि टामा होती है, जो कि अब वो यहाँ आ चुकी है। काईबारा भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, मैं तो तुम्हें ही खाना चाहता था। वहीं पर किंग जैसे ही टामा को देखते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो।
यहीं पर हमारे 6 एपिसोड्स एंड हो जाते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।